हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सबका कल का पेपर बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स का था वो बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग इसी पेपर के सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बने थे, पेपर का एनालिसिस करेंगे। जिसपे पेपर जो था आप लोगों का वो मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा एक आध क्वेश्चंस इसमें जो थे वो थोड़े टफ थे, बाकी पेपर में 50+ स्कोर इजी था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर हम इस पेपर को, तो ये हमारा पेपर का सीरीज है। इस ये पेपर का सीरीज हमारा 346 FY। इस पेपर के सीरीज में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो हुआ था हमारा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर को हम देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था पेपर का, वो पहला क्वेश्चन कह रहा था एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाए। तो सपोज करते ये हमारा कोई वायर है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल है। अब इसकी लेंथ को ये क्या कर रहा है, खींचकर दोगुना कर दे रहा है। और देखिएगा इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल तो पार्ट है ही नहीं, फिर उसके बाद जस्ट पूछ लिया है इसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस सपोज करिए आर है, इसकी लंबाई को खींचकर हम दोगुना कर दें तो इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स आर ए ओवर एल। ए जो होता है उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल जो होता है वायर की लंबाई, और आर जो होता है वायर का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप वायर की लेंथ को केवल चेंज करते हैं, उसके मटेरियल यानी पदार्थ को चेंज नहीं करते हैं, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। आप लंबाई बढ़ाएंगे उसी अनुसार उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और उसका विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है केवल और केवल डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, वो तार का मटेरियल कैसा है, उसका उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड नहीं करता कि तार की लंबाई आप कितनी ले रहे हैं। इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अपरिवर्तित। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि √3 अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया √3। प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म एक दे दिया है, प्रिज्म का क्वेश्चन था ये। और यहाँ से ये कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, इधर जा रही है, फिर यहाँ से ये डेविएट करेगी, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया √3, कि न्यूनतम विचलन कोण किसके बराबर हो जा रहा है, अपवर्तक कोण के। जो ये न्यूनतम विचलन कोण है, ये यहाँ से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करके इसको देखेंगे तो यही आपका आता है रिफ्रैक्टिंग, कितने एंगल पे लाइट जो हो रही है वो इमर्ज हो रही है। तो इस कंडीशन में जब मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके बराबर हो जाए, अपवर्तक कोण के, तो उस अपवर्तक कोण को अगर हम यहाँ से आर से डिनोट करें, तो इस कंडीशन में आप लोग के बुक पे पढ़े होंगे कि यह प्रिज्म कोण के भी बराबर होता है। अर्थात जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की स्थिति, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अपवर्तक कोण के बराबर हो, तो यह प्रिज्म कोण के भी बराबर होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना कि जो डेल्टा यम है वो किसके बराबर है, फाइनली ए के बराबर। ए मतलब प्रिज्म कोण, ये होता है आपका प्रिज्म एंगल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रिज्म कोण की वैल्यू बताइए, न्यूनतम विचलन कोण या फिर प्रिज्म कोण की वैल्यू बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, एन इक्वल होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम ओवर 2 ओवर साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पढ़ा है प्रिज्म के। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, डेल्टा एम किसके बराबर है, ए के बराबर, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एन की जगह √3 रख देंगे, ये हो जाएगा साइन, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए बाई 2, और नीचे हो जाएगा साइन ए बाई 2। क्लियर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो हमारी वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे थे, जिसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है प्रिज्म का, वो इस क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर ले जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे कैसे होगा ये सॉल्व। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हो गई √3 इक्वल्स हो गया, अब साइन हो गया a प्लस ए यानी 2a/2 अपॉन साइन a/2। अब देखिएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए
ओवर साइन ए बाई टू। अब आप याद करिए यहाँ पे हम साइन 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है? 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू ओवर साइन ए बाई टू पहले से है, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई टू, या कॉस ए बाई टू इक्वल्स √3/2। अब यहाँ पे वैल्यूज को सोचेंगे कि किस कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो हमें पता है कि कॉस में जो 30 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से a/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 30 डिग्री। a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 60 डिग्री। ये क्या चीज है? प्रिज्म का कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछा? न्यूनतम विचलन कोण। और कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा कि न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू भी 60 हो जाएगी, डेल्टा m की वैल्यू भी 60 हो जाएगी, और इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये ओरल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि रूट एल सी का वीमा क्या होगा। रूट एल सी आप लोग जानते हैं, एल यहाँ पे क्या है? प्रेरक है, और सी हमारा है कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसको हम लोग एलसीआर सर्किट में पढ़ा गया था। एलसीआर सर्किट में इस टॉपिक को हम लोग सीखे थे। इसमें बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, इजिली ये क्वेश्चन है। देखिएगा क्या हमसे पूछा गया है कि रूट एल सी का डायमेंशन बताना है, यानी इसका डायमेंशन नहीं, केवल इसका मात्रक बताना है, यूनिट बताना है। तो हमको पता है एफ इक्वल्स होता है 1/2 पाई 1/√LC। ये कहां से हमने सीखा? ये होती है हमारी अनुनाद आवृत्ति का सूत्र। ठीक है? 2 पाई का कोई विमा होगा नहीं, यानी एफ का विमा जो होगा या एफ का मात्रक वो बराबर होगा 1/√LC का। एफ क्या चीज है? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। किसका मात्रक ये बन जाएगा? 1/√LC का। या फिर √LC का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो एक और इसी में एक और फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, टी इक्वल्स पढ़ा होगा आपने 2 पाई √LC। ये सारा अनुनाद वाले का केस है एलसीआर सर्किट में। तो टी हमारा, टी का मात्रक, टी हमारा समय है, इसका मात्रक सेकेंड। 2 पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, किसके बराबर ये हो जाएगा? √LC। मीन्स √LC का जब मात्रक निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? सेकेंड के। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड के। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके टॉपिक में। अब देखिएगा जो यहाँ पे हमारा घ पार्ट पूछा है, कह रहा है कि किसी प्रकाश वैद्युत स्रोत के लिए, सेल के लिए, सॉरी सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट है। मतलब कोई एक हमारा है, इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है, इसके लिए जो देहली तरंगदैर्घ्य उसकी वैल्यू है लैम्डा नॉट। फिर कह रहा है किसी अन्य कैथोड, अब मान लीजिए कोई दूसरा मटेरियल है, ये मान लीजिए सिल्वर है, ये मान लीजिए गोल्ड है, ये दूसरा मटेरियल है, तो इसके लिए कह रहा है हमारा कि जो इसका कार्यफलन है वो सिल्वर वाले के कार्यफलन का n गुना है। मीन्स ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस में लैम्डा नॉट हो गया, इसका कार्यफलन मान लीजिए फाई नॉट। सेकेंड केस में क्या बोला? कोई दूसरा पदार्थ है तो इसका तरंग दैर्घ्य, सॉरी देहली तरंग दैर्घ्य हम लोग मान लेते हैं लैम्डा, और इसका कार्यफलन भी कुछ ना कुछ होगा इस धातु पे, उसका कार्यफलन हम फाई मान लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि फाई की वैल्यू किसके बराबर है? एन फाई नॉट के बराबर है। देखिएगा क्वेश्चन में खुद बोला है कि जो इसका कार्यफलन है वो पहले वाले से एन गुना है। अब देखिएगा यन, फाई की वैल्यू हमको पता होती है, क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा नॉट होता है। अगर फाई नॉट करें, कार्यफलन का सूत्र ही हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो एच सी बटे लैम्डा नॉट, ये किसका बता रहा है? ये पहले वाले का बता रहा है। क्लियर है? इसको हम और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एच सी बटे लैम्डा नॉट बाई एन, क्योंकि ये एन यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, इस एक्सप्रेशन में ये हमारा लैम्डा की तरह काम करेगा, एच सी बाई न्यू लैम्डा, मतलब नया वाले का, दूसरे वाले का। ठीक, तो लैम्डा किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे? लैम्डा बाई लैम्डा नॉट बाई एन के। तो सेकंड केस में जो हमारा देहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा? लैम्डा नॉट बाई एन। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये बहुत इजी था, बस दोनों का हमको कार्यफलन की तो देखना था। कार्यफलन हमको दिया था
और उसमें एक संबंध दिया था, उसी संबंध से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट, ये और इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं। 2He4, इसमें ZXA कोई एक एलिमेंट है, ये बना क्या रहा है हमारा Z+2Y A+3, और कोई एक अनदर एलिमेंट बना रहा है W की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। हमने सिखाया था कि जब भी इस टाइप के आपको रिएक्शन मिले तो रिएक्शन हमें बैलेंस चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या होता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या। रुकिए हम कलर को चेंज कर देते हैं, ये हो गई हमारी प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 2 और यहाँ पे Z, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 2, यहाँ पे Z। राइट साइड में भी टोटल कितने प्रोटॉन है Z+2, यानी प्रोटॉनों की संख्या बैलेंस है। तो W को कोई भी प्रोटॉन नहीं मिलेगा, प्रोटॉनों की संख्या संतुलित है। देखिए यहाँ पे Z+2 हो गया, यहाँ भी Z+2, तो इसको 0 मिल जाएगा। क्लियर है, नीचे वाला हमारा पार्ट बैलेंस हो गया। ऊपर वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या 4 है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या कितना है A+3, यानी एक द्रव्यमान संख्या बच गया, उसको हम W को दे देंगे। क्लियर हो गया, ये रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस। चेक कर लेते हैं, प्रोटॉनों की संख्या लेफ्ट साइड में Z+2, राइट साइड में भी Z+2, क्योंकि ये Z+2 और ये 0। लेफ्ट साइड में मास नंबर द्रव्यमान संख्या A+4, राइट साइड में A+3+1, यानी A+4 यहां भी हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको देखते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो जिसका हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो, प्रोटॉनों की संख्या 0 हो। तो अब ऑप्शन चेक करिए, देखिएगा प्रोटॉन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 0 बोला गया है। ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले एक बार देख लेते हैं न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन तो है नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन की प्रोटॉनों की संख्या होती है 0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ही पॉजिट्रॉन होता है, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर, सारे फीचर्स इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन आवेश उस पर पॉजिटिव हो, उसी को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों जो होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, ना तो इसमें प्रोटॉन होते हैं ना ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब डिनोट किया जाता, तो ना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या लिखते हैं ना ही उसमें द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। तो ऑब्वियस है ये जो होगा हमारा डिनोट करेगा न्यूट्रॉन को, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या 1 है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 0, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 0। इसलिए जब हम इसको इस फॉर्म में डिनोट करना चाहेंगे तो Z की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 0, और किसके लिए 0 होगा, पॉजिट्रॉन के लिए। ए की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और किसके लिए, पॉजिट्रॉन के लिए। तो ना ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना ही पॉजिट्रॉन हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा गैल्वेनोमीटर से पूछ दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमारे चारों पांचों ऑप्शंस हो जाएंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न था, सारे क्वेश्चंस जो पीछे थे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, जो भी बच्चा इसमें मेहनत सही से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो इन सारे पार्ट्स को इजीली कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा, सभी लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं 12th बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हम इस टॉपिक को आगे की ओर चलते हैं, लास्ट अपना ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, ये क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे कह रहा है कि आर प्रतिरोध के धारा मापी। तो पहले हम धारा मापी का बेसिक फिगर बना लेते हैं, ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धारा मापी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें जब हम एक समांतर क्रम में संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यस को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा उपकरण कहलाता है ओमीटर। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां से जितनी धारा आती है, सपोज करिए आई धारा आ रही है, ठीक, तो गैल्वेनोमीटर को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ धारा चाहिए, आईजी इसमें चली जाएगी, बाकी जो धारा बची
आई माइनस आई जी, वो हमारी चली जाती है संट में। ये हमारा अमीटर का प्रिंसिपल होता है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि धारा मापी में मुख्य धारा का 10% किस में चला जाए, गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो इसके लिए संट की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि ऐसा अमीटर डिजाइन करिए जिसमें मेन धारा का 10% ही गैल्वेनोमीटर में जाए। तो इसके लिए संट की वैल्यू कितनी लगानी होगी, तो यहां पे पहले एक बार हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल्स आई माइनस आई जी इंटू यस। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो ए और बी दोनों, ये दोनों हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो ए और बी का विभव होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब इस पाथ से अगर आप जा रहे हैं तब भी उतना ही पोटेंशियल खर्च होना चाहिए जितना इस पाथ से जा रहा है। दोनों समांतर क्रम में है, तो सेम पोटेंशियल करने के लिए आई जी इंटू जी इक्वल्स आई माइनस आई जी इंटू यस। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेन धारा, मान लेते हैं मेन धारा कितनी है, 100 एम्पियर। तो मेन धारा का 10%, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 एम्पियर। किस में जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में। तो यस की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, तो यस इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई जी इंटू कैपिटल जी ओवर आई माइनस आई जी। यही तो हमारा फॉर्मूले से आएगा। अब देखिएगा, आई जी की जगह हम कितना रखेंगे, 10, और आई की जगह कितना रख देंगे, 100। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी G/9। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उसको G से नहीं R से दिखाइए, तो R से दिखा दीजिए। तो R/9 क्या होगा आपका, संट प्रतिरोध, यानी संट प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी R/9। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक तो था हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो था, दूसरा प्रश्न सारे एक एक नंबर के, इसमें पूछा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, I इंटू ए होता है। क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जब किसी कॉइल में अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब इसमें धारा अगर देखें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये हमारा बन जाता है साउथ पोल। मतलब जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बनते हैं, यानी द्विध्रुव बनते हैं। तो जब द्विध्रुव बनेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना पड़ेगा। जैसे आप लोग को चार्ज में पढ़ाया गया होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू होते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकालते हैं, क्यू इंटू टू एल निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो इस करंट की वजह से एक उसका ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, नीचे वाला पार्ट उसका साउथ पोल की तरह, यानी दो ध्रुव बन जाएंगे। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। मतलब जो ये क्वाइल है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसमें जो धारा बह रही है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये फॉर्मूला लिखना था। मात्रक पूछा था, तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। सेकंड पूछा था सूक्ष्म तरंगे क्या होती है। माइक्रोवेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, माइक्रोवेव को ही तो सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। फिर क्या पूछा था, इसका उपयोग, इसका उपयोग खाना बनाने में होता है, माइक्रोवेव ओवन जिसमें ब्रेड वगैरह सेका जाता है। और क्या उपयोग है, रेडियो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, रिमोट में यूज किया जाता है। क्या होता है ये, सबसे पहले हमने पढ़ा होगा एक्स, गामा रे, गामा रे के बाद पढ़ा होगा एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल विबग्योर वाला, इसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद क्या पढ़ा होगा, माइक्रोवेव, फिर क्या पढ़ा होगा, रेडियो वेव। मतलब माइक्रोवेव एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा इंफ्रारेड से कम और रेडियो वेव से ज्यादा होती है। क्लियर है, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। इसका यूज पूछेगा तो माइक्रोवेव ओवन खाना बनाने में यूज होता है, रिमोट में यूज होता है जो टीवी के रिमोट्स वगैरह होते हैं, और किस में होता है, रेडियो वगैरह जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट आपसे ध्रुवण कोण पूछा है, पोलराइजिंग एंगल। ये कॉन्सेप्ट भी इजी है। पोलराइजिंग एंगल आपने पढ़ रखा होगा, ये कांच है, ग्लास है, और यहाँ एयर से रेज आ रही है, लाइट आ रही है, अपवर्तन की घटना हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक ऐसा एंगल पे जब लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट होगी
उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। इसी को बोलते हैं पोलराइज लाइट, ध्रुवित प्रकाश। और जिस कोण पर ये प्रकाश किरण आएगी उसको बोलते हैं ध्रुवण कोण। नेक्स्ट पूछा आपसे 1 हेनरी। अब आप हेनरी के लिए पढ़ चुके हैं, L इज इक्वल टू माइनस ई डी आई बाई डी टी पढ़ा होगा। तो इसको पूछा है परिभाषित करिए, तो आप बोल देंगे L इक्वल माइनस ई डी आई बाई डी टी हमने पढ़ रखा है। जब भी कुंडली में धारा परिवर्तन समय के सापेक्ष एकांक हो जाए, यानी धारा कैसे परिवर्तित करे, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो उस केस में जो विद्युत वाहक बल होगा वही आपका किसके बराबर हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक के, लेकिन चिन्ह लग जाएगा निगेटिव का। ठीक, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका बन गया एक पीएन जंक्शन। इसके आगे आपको एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे -3 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे आपका -5 वोल्ट दे दिया। इसमें आपको पता है जो ये पतला है ये एन है और ये पी है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होता है कि जब पी को हम पॉजिटिव से जोड़ दें और एन को नेगेटिव से जोड़ दें तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो देखते हैं किस बायस में जुड़ा है। -3 और -5 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे -3 बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। किससे, इस वाली वैल्यू से, -5 से। तो -5 क्या है, कम है, किससे जुड़ा, एन टाइप से। प्लस -3 ज्यादा है, किससे जुड़ा, पी टाइप से। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है, अग्र अभिनत में है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है और किससे जुड़ी, पी से। जब भी हाई पी से जुड़ेगा, लो एन से जुड़ेगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर क्या पूछा है, धारा घनत्व की परिभाषा। धारा घनत्व क्या होता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई बाई ए। ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि किसी तार में कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके अनुप्रस्थ एकांक क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जितनी धारा बहती है उसी को हम उसका धारा घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर आई बाई ए। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई का एम्पियर, ए मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध पूछा था। तो अनुगमन वेग vd बराबर, आपने इसको पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ा होगा, a इंटू टाउ। कहां से पढ़ा होगा वो दिखा देते हैं। गति का पहला समीकरण पढ़ा था, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, v की जगह vd लिखते हैं और u की वैल्यू 0 हो जाती है, a ऐसे रहेगा, ये टाउ। क्यों 0 होती है, क्योंकि हम बात करते हैं ये कोई तार है हमारे पास, अभी इसमें हम कोई बैटरी नहीं लगाए, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो हर दिशा में गति करेगा, कुछ ना कुछ उसके पास वेग होगा, ठीक है, लेकिन सभी दिशाओं में गति करेगा। तो जब उसका औसत लेंगे तो टोटल वेग उसका 0 आ जाएगा, यानी इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब आप इसको कनेक्ट किससे कर देंगे, बैटरी से। जैसे ही बैटरी से करंट करेंगे तो बैटरी इसको क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, अनुगमन वेग देगा, तो वह वेग को हम vd से लिखते हैं। प्रारंभिक वेग सारे इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 0, औसत लेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vd, गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, vd बराबर u प्लस ए टी। u की वैल्यू 0 है तो vd इज इक्वल टू a, t की जगह टाउ रख दीजिए। a क्या चीज है, एक्सेलरेशन है, कितना त्वरण है। त्वरण कैसे मिलेगा, फोर्स बाई मास से मिलेगा। फोर्स किससे मिलेगा, ई क्यू बाई एम से मिल जाएगा। q की जगह आप क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल e बाई एम, ये हो गया त्वरण। तो फाइनल क्या आया, vd बराबर आ गया स्मॉल e टाउ बाई एम ऑफ कैपिटल ई। और कैपिटल ई को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ई को हम लिख सकते हैं v बाई डी, यानी v बाई एल। पुराने सारे कॉन्सेप्ट है, तो यहां से आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको पूछा गया था वो मिल जाएगा, vd बराबर e बाई एम ऑफ टाउ v बटे यल। यहाँ पे v विभवांतर को बताएगा, यल तार की लंबाई को। ये हो गया अनुगमन वेग, ये हो गया विभवांतर, यही आपसे रिलेशन पूछा था। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या पूछा है कि समान गतिज ऊर्जा के अल्फा कण और अल्फा कण और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट हमारा डी ब्रॉगली वेव से रिलेटेड है। ये पार्ट भी बहुत इजी है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा जो पैटर्न था वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल, इसमें ज्यादा पोर्शन था स्टार्टिंग के पार्ट में।
बाकी ये पेपर इजी बना था, ज्यादा टफ नहीं था। एक आध क्वेश्चन इसके ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे। ठीक है, अभी हम लोग इसके थर्ड वाले सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आगे की ओर हम इसमें देखते हैं। देखिएगा, अब आगे की ओर हम चलते हैं इसमें। तो हमारा क्वेश्चन जो था डी ब्रॉगली वेव पे, सॉरी ये कलर विजिबल नहीं होगा, हम देखते हैं डी ब्रॉगली वेव पे। डी ब्रॉगली वेव पे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला पढ़े, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी पढ़ा है, ठीक है। या फिर क्या पढ़े, एच ओवर एम वी पढ़े हैं। पी क्या है, मोमेंटम मास वेलोसिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि समान गतिज ऊर्जा के, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है किसका, प्रोटॉन का, वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का। ये दोनों हमारा सेम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा हाफ यम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ये प्रोटॉन के लिए तो पी लिख देते हैं, ठीक है। इसको और क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं m से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा m प्रोटॉन स्क्वायर v प्रोटॉन स्क्वायर ओवर 2 मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर ओवर 2 मास ऑफ अल्फा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकें, दोनों का दहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सके, ठीक है। तो देखिएगा m इंटू वी, m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर बाई 2 एम पी इक्वल्स मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर ओवर 2 एम अल्फा, ठीक है। यहां तक के हमको कॉन्सेप्ट पता चल गए कि दोनों का मोमेंटम अपॉन मास सेम होगा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, ये जो है पार्ट आगे, इसमें इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा, हम लैम्डा की बात करें अगर प्रोटॉन की, ठीक है, तो ये आएगा एच अपॉन पी। पी मतलब मोमेंटम किसका, प्रोटॉन का आएगा, ठीक है। यहां तक का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर ये अल्फा पार्टिकल की बात करें तो एच ओवर पी ऑफ अल्फा आएगा, ठीक। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों को हम डिवाइड दे दें तो लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा पार्टिकल आ जाएगा एच अपॉन पी प्रोटॉन इंटू पी अल्फा पार्टिकल ओवर एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों का जो दहली तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा वो उसके संवेग के अनुपात के बराबर होगा। अब संवेग का अनुपात निकाल लेते हैं। अब संवेग का अनुपात निकाल लेते हैं, जगह हमारे पास कम है इसलिए हमको इसी पार्ट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, अब आगे हम चलते हैं इस पे। तो यहां से देखिए, इस वाले पार्ट से हमने क्या सीखा है कि H प्रोटॉन अगर आपको चाहिए और H अल्फा चाहिए, तो आप क्या काम करिए, P निकालिए किसका, अल्फा का, अपॉन किसका, P निकालिए प्रोटॉन का, ठीक है। यही हमको निकालना है। यहाँ पे हमने एक रिलेशन पाया है, क्या पाया है कि P प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल है P अल्फा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा। इसी से हमको रिलेशन मिल जाएगा। अभी इसको हम इरेज कर दें। ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, पी अल्फा चाहिए। पी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम अल्फा इक्वल्स पी प्रोटॉन का स्क्वायर ओवर मास ऑफ प्रोटॉन। हमको चाहिए पी अल्फा ओवर पी प्रोटॉन का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी अल्फा अपॉन पी प्रोटॉन इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। यही तो हमारा उसका रिलेशन है। तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल्स अंडर रूट मास ऑफ अल्फा ओवर मास ऑफ प्रोटॉन। और हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी,
मास ऑफ अल्फा लिखें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर होता है 4 गुने के मास ऑफ प्रोटॉन के। क्यों? क्योंकि आपको पता है हीलियम के नाभिक को जब इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और हीलियम के नाभिक में 4, देखिएगा हीलियम 2He4 होता है ना, 4 इसमें द्रव्यमान संख्या होते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन होगा 2 न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर द्रव्यमान हम लगभग बराबर मान लें तो अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान लगभग 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा बराबर आ जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन। यहां से देखिएगा प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 2 के। यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था। मतलब देहली तरंगदैर्घ्य प्रोटॉन और देहली तरंगदैर्घ्य अल्फा पार्टिकल का जो अनुपात होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करिए। ये आप लोग इजिली कर ले गए होंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट हम लोग पार्ट करते हैं घ वाला, तीसरे का घ करते हैं। बाकी और भी इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछिएगा। इस चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल 12th एग्जाम पास करना ही हमारा मकसद नहीं, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। जो भी 12th बोर्ड एग्जाम में गलती हुई उस गलती को सुधारिए। बाकी अच्छे यूनिवर्सिटीज का फॉर्म, BHCUET का फॉर्म आने वाला है, DDU का फॉर्म आने वाला है, सारी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरिए, अच्छी जगह पे आप एडमिशन लीजिए। क्लियर है? तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम आगे वाले पार्ट पे। तो आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम यहाँ पे रजिस्टर को कनेक्ट किए हैं जिसकी वैल्यू इसने रखा R, और यहाँ पे एक डायोड को लगाया गया है। ये डायोड और यहाँ पे हमारी एक बैटरी है, इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट। और ये डायोड पे आपको देखिएगा वोल्टेज लिखा है 0.5 वोल्ट। इसका मीनिंग अभी हम लोग समझते हैं। और हमसे क्या पूछा है, आर की वैल्यू पूछा है। ठीक है, दिए गए पर, और इसमें धारा की वैल्यू दे दिया है। धारा कितनी है? 5 मिली एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए ये हमारा हो गया पॉजिटिव, किससे जुड़ा है? पी से जुड़ा है। और ये हमारा यन, यन किससे जुड़ा है? बैटरी के नेगेटिव से। तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगाता है। वही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे दी है 0.5। मतलब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इसको पी एन को एक आप बैटरी सेल से, छोटे से सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता, रिवर्स बायस में होता, सपोज करिए यहां निगेटिव लगा होता, तो ये सर्किट को हम ब्रेक मान लेते और ये सर्किट हमारी ओपन सर्किट कहलाती। तब यहाँ पे किसी बैटरी से हम इसको रिप्लेस नहीं करते। तो फिलहाल हमको इजी पार्ट दिया है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये देखिए दिख भी रहा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो अब हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाएगी। ये हो गई हमारी सर्किट। यहाँ पे हम एक सेल दिया गया, बैटरी दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 0.5 वोल्ट। ये हो गया आर। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है, करंट की वैल्यू हमारी 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगा दें तो I इंटू आर इक्वल्स हो जाएगा 1.5। देखिएगा करंट के डायरेक्शन में, इसको हम पॉइंटर से दिखा दें आपको, देखिएगा करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर को लेकर जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। देखिए बैटरी पे जब जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी 1.5। इधर जा रहे हैं I इंटू आर, धारा की दिशा में ही प्रतिरोध पड़ रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इसी कारण से इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी 0.5। तो I इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आई की, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/I। 1 ओवर आई की वैल्यू कितनी है? 5 मिली एम्पियर। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 इंटू 10⁻³ या आर की वैल्यू आ जाएगी 1/5 इंटू 10⁻³ या ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ या ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻², यानी कि 200 ओम। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 3 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। एक ये चौथे का पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे
कि इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व किए, और भी पार्ट्स अगर आप लोग को वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो फिर हम उस क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके छोटे से पार्ट को सीख रहे हैं। पहला पार्ट हमने पूरा सीख लिया, दूसरा पार्ट भी सीख लिया, ये तीसरा पार्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब चौथे पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। चौथे पार्ट का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है। इस न्यूमेरिकल जो डिफिनीशन है विस्थापन धारा, उसको आप लोग दे ही लेंगे, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। आगे हम लोग न्यूमेरिकल पे देखते हैं। विस्थापन धारा को परिभाषित कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की कोई एक आवृत्ति का है, एक प्रकाश चल रहा है किस दिशा में, एक्स अक्ष के अनुदेश। जो हमारी लाइट मूव कर रही है वो किधर चल रही है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, फिर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दिया, कितना दिया है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, 6.3 ऑफ जे कैप दे दिया है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू यूनिट भी दिया है, वोल्ट पर मीटर। अब हमसे पूछ रहा है b की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमसे e और b का रिलेशन पूछे तो e इक्वल्स होता है b इंटू सी। जो c होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल। ठीक है, तो e की वैल्यू कितनी है 6.3, b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पे पावर 8, ये हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर-8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.1 इंटू 10 पावर-8। ये क्या निकल के आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इसका अगर हम यूनिट निकालने की बात करें तो देखिएगा, यहां से भी यूनिट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको टेस्ला भी लिख सकते हैं। हम इसकी एक और यूनिट निकाल डायरेक्ट टेस्ला लिख सकते हैं, या फिर यहां से निकालिए तो E इक्वल्स बी सी है, या B बराबर क्या हो जाएगा E ओवर सी। E का मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर, C का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या आएगा वोल्ट सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, यह मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया इतना टेस्ला। सारी यूनिट्स एसआई में थी, इसलिए यूनिट जो आएगा वो टेस्ला में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो हमको पता है कि E क्रॉस B ही हमारी बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। लाइट किधर फ्लो कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। ई की वैल्यू किधर है जे कैप, तो जे क्रॉस ऐसी कौन सी वैल्यू का हम जे से क्रॉस कर दे कि क्या हमें मिल जाए आई। तो आपको पता है कि अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमें आई मिल जाती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी। क्लियर। आई होप ये पूरा वीडियो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी फोर्थ क्वेश्चंस के और पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चंस को, बाकी सारी चीजों को अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।